हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का मॉड्यूल ए जो है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट्स का, उसमें से जो यूनिट 4 है स्टाफिंग, वो स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट के नाम से आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टाफिंग में आपको सीखना क्या है। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है, जब कोई मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कंपनी में जब रिक्रूटमेंट होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, कैसे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, किस वे में वो आपको रिक्रूटमेंट करना है, फिर ऐसे कौन से क्वालिटीज़ हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है, एज टू एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब उनको काम पे रखने के लिए, ठीक है, उनको जॉब देने के लिए, फिर वो कैसे चलेगा, ये सभी चीज़ें हम ये यूनिट में देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। स्टाफिंग में आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, इंट्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग, नेचर ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, सभी चीज़ें देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो टॉपिक्स भी हम इसमें समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, after studying this unit, you will have better understanding of functions, objectives and nature of staffing, different facets of staffing, significance of staff training, system approach to staff training, रिटेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, ठीक है, ये सभी चीज़ें, और एचआरडी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी इसमें आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन। पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल इन अचीविंग इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल काम कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। इट इज़ नॉट ओनली द नंबर ऑफ पीपल विच मैटर्स बट ऑल्सो देयर स्किल लेवल एंड मोटिवेशन। ज़रूरी नहीं है कि कितने एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कितने मोटिवेटेड है, वो कितने स्किलफुल है, क्या उनके पास अच्छे स्किल्स है या नहीं, ठीक है, ये भी मैटर करता है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन play an important role in ensuring the right quality of people in the right number are put for carrying out a particular type of assignment। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो काम कर रहे हैं वो स्किलफुल है या नहीं, वो मोटिवेटेड है या नहीं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है, ठीक है, और उनकी ट्रेनिंग पॉलिसीज़ क्या है। मतलब एक बार आपने रिक्रूटमेंट कर दी, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन किए, तो उसके बाद में क्या आप उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो उनको कैसे काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है। Appropriate career development policies should also be adopted to tackle problem of attrition of a skilled staff। यहाँ पे एक नया टर्म आपको देखने मिल रहा होगा स्टूडेंट, एट्रिशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में से एक ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट अ टाइम रिज़ाइन करने लगते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे रेजिग्नेशन का जो रेट है ना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का, वो ज़्यादा है, ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ कुछ सिमिलर टाइम पीरियड में रिज़ाइन करें तो उसी को कहते हैं एट्रिशन। और अगर एट्रिशन स्किल स्टाफ का हो, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ जो वेल स्किल्ड है, जिनके पास बहुत अच्छे कौशल्य है काम करने के और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट करा के देने के, और अगर ऐसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं तो उसमें लॉस किसका है? ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। तो इसीलिए एक अप्रोप्रिएट करियर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो स्किल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, उनको मोटिवेटेड लगे, उनको ये विश लगे, एक इच्छा लगे कि नहीं, मुझे यही ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर बनाना है, अपना करियर आगे लेके जाना है, एंड दिस इज़ द करेक्ट, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर करियर डेवलपमेंट पॉलिसीज़, मतलब एक प्रमोशन पॉलिसी हो कि आप इतने साल काम करने के बाद हायर कैरियर में प्रमोशन ले सकते हो, ऐसा आपका करियर डेवलपमेंट कर सकते हो, ये सभी पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसे रोकने के लिए? प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन ऑफ स्किल स्टाफ, ठीक है। ये आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ था ना जून 2023 का, उसमें इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आया था, एट्रिशन ऑफ स्किल स्टाफ, ठीक है, रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। तो इसी के लिए ज़रूरी क्या होता है? एक इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स का होना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होना। अ मेथड ऑफ और प्रोसीजर सच एज रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट,
giving remuneration, etc. are all examples of activities that fall under the purview of effective human resource management. तो देखो, एट्रिशन ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है स्किल डेवलप, अच्छा करियर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन का होना। फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्सेज के जो पॉलिसीज़ है, जो मेथड्स है, उसको एडमिनिस्टर करना। फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें क्या क्या आती है, कौन सी चीज़ें आती है एचआर मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो रिक्रूटिंग आता है, सिलेक्शन आता है, प्लेसमेंट आता है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, गिविंग रिम्यूनरेशन। देखो रिक्रूटिंग मतलब पहले तो आप रिक्रूटमेंट करोगे, ठीक है, कुछ जैसे कि अभी आप बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक करके बैंक में लगे हो, ठीक है। फिर सिलेक्शन होता है आपका, ठीक है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए या वो एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से पास कर दिए, यू विल लीड ओवर अदर्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्लेसमेंट होता है, आपको पोस्टिंग मिलता है, ठीक है। उसके बाद में एक बार पोस्टिंग मिलने के बाद क्या आता है, ट्रेनिंग, कि ये ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली कुछ ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं सभी के पास इनबिल्ट वो स्किल पहले से हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, किस टाइप का काम है, ठीक है। और फिर डेवलपमेंट, कि कैसे आप वो काम करते करते खुद को भी डेवलप करोगे और वहाँ के जो सराउंडिंग है, जो काम करने का जो तरीका है, वो सभी चीज़ों को डेवलप करोगे। और गिविंग रिन्यूमरेशन मतलब आपको कुछ उसके लिए सैलरी मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये सभी चीज़ें आती है इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग suitable employees to fill available jobs in a company is an important part of staffing। तो स्टाफिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि रिक्रूटमेंट करना और उनको ट्रेनिंग देना, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर और बाद में उनके ज्वाइनिंग के बाद उनको ट्रेनिंग देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टाफिंग के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली स्टाफिंग का मीनिंग ही होता है स्टाफ। स्टाफ क्या रहते हैं, एम्प्लॉयज़। तो स्टाफ आप किसको बोलोगे, जो काम करने वाले हैं ना, तो ऑब्वियसली स्टाफ अच्छे से काम तभी कर पाएगा ना जब उसको आप अच्छा ट्रेनिंग दोगे। पहले तो प्रॉपर उनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली वो अगर आप वो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं या कुछ टेस्ट दे रहे हैं, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं, या वो इंटरव्यू से आ रहे हैं, किस ज़रिए से वो आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो वहाँ पे उनका IQ लेवल, वहाँ पे उनकी जो क्या बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, वो चेक होगी पहले, और बाद में फिर उनको ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है। तो वही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं स्टाफिंग के अंदर। वन डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इट एज फॉलोज। तो स्टाफिंग का एक डेफिनेशन दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इट एंटेल्स मेकिंग एन एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ पर्सनल दैट विल बी रिक्वायर्ड एज वेल एज रिक्रूटिंग, डेवलपिंग द सेड पर्सनल in addition to maintaining and increasing the competence and performance of a said personnel। मतलब क्या है कि ये पहले तो स्टाफिंग होता क्या है, ये एक तरीके का एस्टिमेट है कि आपको कितने क्वांटिटी में पर्सन चाहिए, कितने क्वांटिटी में एम्प्लॉय चाहिए, फिर किस टाइप के पर्सनल चाहिए, किस टाइप के आपको एम्प्लॉय चाहिए, एज वेल एज रिक्रूटिंग, उनका आप रिक्रूटमेंट कैसे करोगे, डेवलपिंग, उनका डेवलपमेंट कैसे करोगे, फिर मेंटेन कैसे करोगे उनको ऑर्गेनाइजेशन में, वो ताकि वो एक दूसरे से कम्पीट करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करे, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन दी है उन्होंने स्टाफिंग का स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग एंड रिव्यूइंग पर्सन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मे बी रिफर्ड एज स्टाफिंग। तो ये डेफिनेशन को उन्होंने एक समरी फॉर्म में दिया है कि बेसिकली स्टाफिंग क्या होता है, उसमें इट इज़ वन टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग, रिव्यूइंग पर्सनल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मे बी रिफर्ड टू एज स्टाफिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एन ऑर्गेनाइजेशन entails determining the manpower requirements of business and then providing it with a sufficient and competent individuals at all levels, ठीक है। Staffing therefore encompasses activities such as personal planning, procedure, also known as selection and placement, training and development, performance evaluation and compensation of workers। तो स्टाफिंग के अंदर और कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, बोला है कि आपको बेसिकली प्लानिंग करना है कि आप कैसे रिक्रूटमेंट करोगे, फिर प्रोक्योरमेंट, उसके अंदर क्या आता है, सिलेक्शन और प्लेसमेंट, ठीक है, कैसे आप सिलेक्शन करोगे, फिर कैसे प्लेसमेंट करोगे, मतलब एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा, या बोथ दोनों का कॉम्बिनेशन होगा।
फिर उसके बाद में जो लोग सिलेक्ट हुए उनको प्लेसमेंट करना, उनको पोस्टिंग देना, फिर उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना उनका। फिर एक बार उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, एंड कंपेंसेशन ऑफ वर्कर्स, उनको कैसे कंपेंसेशन देना है एज़ पर देयर पोस्ट, ठीक है, कि उन्होंने कौन से पोस्ट पे ज्वाइन किया है, वो किस तरीके का काम करे, ठीक है, वो सभी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आती है स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट्स कि स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग का एक बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, और एट्रिशन ऑफ स्किल्ड स्टाफ को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप एट्रिशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, मतलब जो लोग मास रेजिग्नेशन, मतलब बल्क में रेजिग्नेशन कर दे रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनका अप्रोप्रिएट करियर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे डेवलप करके आप वो प्रॉब्लम टैकल कर सकते हो। और फिर स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, रिन्यूमरेशन, ये सभी चीज़ें आती है। और एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दिया था उन्होंने, ठीक है, कि कितने क्वांटिटी में आपको पहले एस्टिमेशन लगाना है कि कितने क्वांटिटी में आपको और कितने कैसे टाइप के पर्सन चाहिए, फिर उनका रिक्रूटमेंट कैसे करोगे, उनका डेवलपमेंट कैसे करोगे, ठीक है, मेंटेन कैसे करोगे, उनका परफॉर्मेंस हो, उनका कॉम्पिटेंस हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें आती है स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। ये था आपका बेसिक। यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी है कि मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर building an organization through the process of recruiting, selection and development of individual as a capable employees, ठीक है, this process is known as staffing। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन करना, ठीक है, फिर उनका डेवलपमेंट करना, एज अ कैपेबल एम्प्लॉय, उनको एज अ कैपेबल एम्प्लॉय बनाना, ये सभी चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की, ठीक है। और यही प्रोसेस को कहते हैं स्टाफिंग। ऑब्वियसली क्योंकि स्टाफिंग करता कौन है, मैनेजमेंट करता है ना, ठीक है, पूरा मैनेजमेंट उसे अंडरस्टैंड करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे देता है, एक पर्टिकुलर मैनेजर्स को, सेट ऑफ मैनेजर्स को, कि हाँ आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है रिक्रूटमेंट की, ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैनेजर्स की। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग plays an important part in planning of human resources. It guarantees that organization is making the greatest possible use of human resources। मतलब अगर आप स्टाफिंग कर रहे हो अच्छे से, तो वो गारंटी देता है कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो आपका कैपिटल है ह्यूमन, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए और बिजनेस बेनिफिट के लिए उनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। इसकी गारंटी देता है कौन, ठीक से स्टाफिंग करेंगे तो। It may also be noted that the hiring process is the most important part of any other managerial role. It is beneficial to an enterprise efforts to keep a workforce at a decent level, ठीक है। तो ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है इन केस ऑफ स्टाफिंग। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टाफिंग के। यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझना है, क्योंकि फंक्शंस में आपको अगर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ये एग्जाम में पूछा गया था कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, मतलब ये एग्जाम में स्टाफिंग के फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे था। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में CIIB के ABFM में आपको फंक्शंस में भी ऑड वन आउट पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन फंक्शन या विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डोंट वरी, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, आपको बस इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना और कीवर्ड याद रखना, ठीक है। देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग आर obtaining qualified individuals for various job positions inside organization is the primary objective of staffing function which has several other responsibilities as well। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन फंक्शन क्या है स्टाफिंग का, कि क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करना, ठीक है, उनको अपॉइंट करना, ठीक है, फॉर वेरियस जॉब पोजीशंस, ठीक है। तो ये पहला है फंक्शन स्टाफिंग का, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। सेकेंड क्या है, the process of staffing ensures that most qualified individuals are selected for open positions which results in a greater level of both productivity and performance। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना, उसे सिलेक्ट करना है। दे आर ओपन फॉर ओपन पोजिशंस, मतलब जो पोजिशंस के लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और
उनको सिलेक्शन देके उनको वहाँ पे पोस्ट करके क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। ये है सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन है इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रमोशन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूसेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द वेरियस वेज। सो मतलब यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मोस्ट इफेक्टिवली उसे प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग वेज में, और उसे यूटिलाइज कर रहे हैं बिजनेस के प्रमोशन के लिए, ठीक है। फिर चौथा है फंक्शन सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन रेजेस द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एक्सपीरियंस बाय वर्कर्स, ठीक है। तो करेक्ट लोगों के, राइट पर्सन्स की सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट उनको एक तरीके का जॉब सेटिस्फैक्शन देगी और उनका वर्कर का जो मोरल है ना वो भी बढ़ाएगी, क्योंकि एक करेक्ट वे में उनका हमने रिक्रूटमेंट किया, उनको पोस्टिंग दिया, ठीक है, उनको एक राइट पोजीशन दिया जहाँ पे वो काम कर सकते हैं और अपना टैलेंट वहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग सर्व्स टू द गारंटी दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर इफेक्टिवली, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एक गारंटी देता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को उसके बेस्ट लेवल तक यूटिलाइज, हम इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इट सिक्योर्स द ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज वेल एज इट्स कंटिन्यूड एक्सपांशन यूजिंग डेवलपमेंट मैनेजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज वेल एज कंटिन्यूड एक्सपांशन, इसका मतलब समझो पहले कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक से चलेगा ना, बिजनेस या कंपनी, तो ही तो वो मार्केट में वो करंट सिनेरियो में टिकी रह पाएगी। अगर उसका लॉस होगा तो वो चलेगी ही नहीं ना, वो उनको उसको बंद करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस मतलब वो एंड तक चालू रहे, मैक्सिमम टाइम तक, और वो सक्सेसफुली एक्सपांड हो। मतलब क्या, अगर आज उसका सपोज कोई भी एक इन जनरल एग्जांपल समझो, आज अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ प्रॉफिट है तो आने वाले समय में उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट हो, ना कि कम। मतलब कि हम उसे एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये किसका काम है, ये मैनेजर्स का काम है कि सक्सेसफुली आप रिक्रूटमेंट जो स्टाफिंग प्रोसेस है सक्सेसफुली करो, देयर बाय दे विल इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन कैपिटल है, बेस्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज़, उनका स्किल यूज़ करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, परफॉर्मेंस बढ़े, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का भी परफॉर्मेंस बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन का भी। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस उसका रहेगा, एंड तक वो अच्छे से चलेगा, ठीक है, उसको बंद करने की नौबत नहीं आएगी, और उल्टा उसका एक्सपांशन होगा, ठीक है, उसका एक्सपांशन होकर उसका ग्रोथ होगा यूजिंग डेवलपमेंट मैनेजर्स। जो डेवलपमेंट मैनेजर्स है उनका ये जिम्मेदारी रहता है कि करेक्ट एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करो, उनको ट्रेनिंग दो और उनको वो काम पे लगाओ। प्रॉपर पीपल कैन बी प्लेस्ड इन राइट जॉब्स विथ हेल्प ऑफ स्टाफिंग सर्विसेज, ठीक है। वही अभी हमने बोला कि प्रॉपर स्टाफिंग सर्विसेज अगर है तो करेक्ट पीपल को करेक्ट जॉब में प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई IT डिपार्टमेंट का है पर्सन, उसका उससे मतलब वो डिपार्टमेंट का उसको अच्छे से नॉलेज है, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट जहाँ पे IT का नॉलेज ज़्यादा लगता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसको वहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्टाफिंग इज़ अ फंक्शन दैट इज़ यूज्ड इन मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू कैरी इट आउट, ठीक है। तो बेसिकली ये अच्छे से स्टाफिंग करना और लोगों से करेक्ट लोगों को स्टाफिंग करके उनको करेक्ट पोजीशन पे पोस्ट करना, फिर देयर बाय उनकी भी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, और ऑर्गेनाइजेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, ठीक है। सो देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स स्टाफिंग एज वन ऑफ इट्स इसेंशियल कंपोनेंट. It is possible to define it as the process of recruiting, cultivating necessary personnel to fill available roles in an organization in numerous departments. तो करेक्ट वे में उनको रिक्रूटमेंट करो, उनके बीच उनके अंदर एक वो क्वालिटी कल्टिवेट करो ताकि वो डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर सके. This is so because when it comes to effective and efficient management of a business, every business entity is extremely concerned with the quality of people available to them. तो इसीलिए जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, तो वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम उनके पास होता है कि उनके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, उनके पास जो भी एम्प्लॉयज़ है, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, क्या वो स्किल्ड है या नहीं, क्या वो ठीक से काम कर पा रहे हैं या नहीं, उनको ऑब्जर्व करना और उनको उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से करेक्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट करो और देयर बाय बिजनेस को ग्रो करो, ठीक है. Therefore, according to the Peter Drucker,
मैन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू मैन कैन ग्रो एंड डेवलप, ठीक है। तो मतलब ऐसे पर्सन जिसके पास सभी रिसोर्सेज है तो वो पर्सन ग्रो भी हो सकता है, ग्रो करता है और डेवलप भी करता है। इट इज़ कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ मेंबर्स। वही बार बार वो बोल रहे हैं कि स्टाफिंग के अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीटर ड्रकर ने स्टाफिंग को कैसे डिफाइन किया है, क्या बोला है उन्होंने। तो ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ये बोला है, कौन से फिलोसोफर ने ये बोला है। अ मैन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू मैन कैन ग्रो एंड डेवलप, तो ये बोला है पीटर ड्रकर ने, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। आपको ये याद रखने हैं, बस आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखो कि उसके अंदर क्या क्या मैनेजर की क्या पोजीशंस है, ठीक है, क्या क्या क्वालिटी चाहिए इंडिविजुअल्स से, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग क्या क्या है। Important objectives of staffing are to get the appropriate employees for appropriate positions, to educate and cultivate available human resources। तो समझिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो appropriate employees का appropriate positions को उनको पोस्ट करना, फिर उनको एजुकेट करना और कल्टिवेट करना अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब उनको कैसे काम करना है, ठीक है, उनके लिए उनको मोटिवेट करना। टू डिज़ाइन पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल मैटर्स सच एज ट्रांसफर, प्रमोशन एंड अदर रिलेटेड वर्क। तो जो लोगों को अपॉइंट किया है उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज़, रूल्स बनाना, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। ट्रांसफ़र उनकी पॉलिसी कैसी रहेगी, प्रमोशन पॉलिसी कैसी रहेगी, और अदर वर्क, काम से रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज़ रहेगी। टू इफेक्टिवली शेप द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टू मोटिवेट दोज रिसोर्सेज टूवर्ड बेटर लेवल्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। मतलब जो पहले से ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली शेप देना, मतलब उनको सही तरीके से काम करना सिखाना है, ठीक है, और फिर उनको मोटिवेट करना है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के, ठीक है, कैसे दे सकते हैं, और उसके थ्रू वो खुद का भी डेवलपमेंट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का भी, ठीक है। टू क्रिएट अ पोजिशन एंड प्रोडक्टिव वर्किंग कनेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्किंग कनेक्शन, मतलब देखो ऑफिस में जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनके बीच में वो कम से कम 8 से 10 घंटा या 6 to 7 आवर्स वो दे विल स्पेंड टुगेदर, ठीक है, टू वर्क। तो उनके बीच में जो कनेक्शंस है, जो रिलेशंस है, वर्किंग रिलेशंस है, वो अच्छे होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्टिव, मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करके सबका, बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब बेसिकली वो एक दूसरे को हेल्प करके खुद का भी प्रोग्रेस करे और दूसरों का भी प्रोग्रेस करे, ठीक है। टू ensure that demands of workers are met to the workers satisfaction so that they will become dedicated and loyal to the organization। तो बेसिकली जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी डिमांड्स भी ठीक से कंप्लीट हो और वो डेडिकेशन से लॉयली, ठीक है, वो पूरे लॉयल्टी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में अपना डेडिकेशन दे काम करे। तो ये इंश्योर करना भी इम्पॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है स्टाफिंग का। और फिर लास्ट है टू कीप पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शंस इन प्लेस इन ऑर्डर टू फॉस्टर स्ट्रॉन्ग मोरल अमंग द वर्कफोर्स, ठीक है। तो एक पॉजिटिव तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन, मैंने अभी वही बोला कि अगर आप दिन के 7 से 8 घंटे या 10 घंटे अगर आप एक ऑफिस में, ठीक है, एक साथ काम कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ह्यूमन इंटरेक्शंस, मतलब जो एम्प्लॉयज़ के बीच का जो रिलेशन है ना, वो पॉजिटिव हो, वो अच्छा हो, वो एक दूसरे को सपोर्टिव हो और वो एक दूसरे का मोरल फॉस्टर करे, बूस्ट करे, ताकि अगर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो उसको मोटिवेशन लेके बाकी के एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। अगर किसी को कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई अगर नया एम्प्लॉय आया है तो उसको नहीं पता है वो काम कैसे करना है, तो जिसे पता है वो उसको थोड़ा काम सिखा के सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ताकि वो नया पर्सन है जिसको नहीं पता वो भी अपना बेस्ट दे के वो काम सीख के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, ठीक है। तो ये आते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। तो स्टाफिंग का नेचर क्या क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ये हम अभी थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं स्टाफिंग का। बस देखो स्टूडेंट्स, बेस तो सेम है, स्टाफिंग के अंदर क्या क्या आता है, बस उसके लिए अभी हम ना थोड़ा डिटेल में जाके एक एक पॉइंट को समझेंगे और उससे एज अ कीवर्ड याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। और ये जो मैं रेड कलर का आपको स्टार करके दे रही हूँ ना, मैंने मेरे पहले भी लेक्चर्स में बताया है, तो ये
टॉपिक्स, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट जब आप ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में मार्किंग करते हो या अगर आपके पास ई बुक है तो आप उसमें अगर मार्किंग करते हो, तो जो ये मैंने रेड कलर से आपको स्टार करके दिया है या कुछ ब्रैकेट्स डाल के, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आप क्यों करो, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा एग्ज़ाम के पहले। तो आप एक बार वीडियो देखोगे, फिर आप बुक से वो रिवाइज करोगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर बीच में आपको टाइम नहीं मिला तो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप पूरा चैप्टर फिर से नहीं पढ़ोगे, इतना टाइम ही नहीं है ना। तो उस टाइम पे आप सिर्फ ये रेड कलर का मार्किंग जो है, जो मार्किंग इंपॉर्टेंट है, वही आप नज़र के नीचे से डालोगे, दैट्स इट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्टाफिंग। देखो पहला क्या आता है उसमें, कॉन्सनट्रेटेड ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टाफिंग का नेचर क्या क्या है और उसमें कौन से चीज़ें आती है वो देखते हैं। ये इंडिविजुअल्स पे कॉन्सनट्रेट करता है, मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज कंसर्न विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। इट encourages and incentivizes each worker to contribute to the fullest extent possible towards the accomplishment of organization's goals and objectives। तो मतलब ये स्टाफिंग जो प्रोसेस है वो हर एक इंडिविजुअल को फोकस करता है ताकि हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे और काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग का दूसरा नेचर क्या है कि वो डेवलपमेंट के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। This means that the focus on maximizing the potential of employees for organization, their interest, personality and talents will all mature as a result of this। तो मतलब एम्प्लॉयज़ अपना फुल पोटेंशियल से काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, और थ्रू दिस वो काम करते करते उनका ऑर्गेनाइजेशन के काम में इंटरेस्ट बढ़े, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, उनका टैलेंट डेवलप हो, ठीक है। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर वर्कर्स टू डिराइव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड हो खुद से अपने काम से। एम्प्लॉयज़ आर गिवन द टूल दे नीड टू रीच टू देयर फुल पोटेंशियल एज अ रिजल्ट। तो इसीलिए उनको अलाव करना है कि वो अपना बेस्ट दे के काम करें। एम्प्लॉयज़ आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एनहांस देयर करियर्स थ्रू वेरियस एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बाय द कंपनी। तो मतलब ये बेस्ट, अगर आपकी विश है कि एम्प्लॉयज़ ने बेस्ट काम करना चाहिए, तो इसके लिए उसके हिसाब से उनको एक तरीके का एजुकेशन दो, कैसे काम करना है, उनको उस टाइप से ट्रेनिंग दो, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करो ताकि वो अपना बेस्ट देने के लिए उनका ब्रेन डेवलप हो इन द सेंस उनके पास ये उनको पहले से ही सिखाया जाए कि आपको अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे काम करना है तो आप इस तरीके से काम करके अपना बेस्ट दे सकते हो। तीसरा नेचर है ऑल परवेसिव फंक्शन। Staffing is essential to the operation of every business. It is significant component of overall management system that is capability of being implemented in both for-profit and not-for-profit business. It is necessary for personnel at all levels of business regarding of their type. तो ये एक तरीके का सभी टाइप के फंक्शंस को कवर करता है स्टाफिंग, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट वाला बिजनेस हो, सभी तरीके के बिजनेस में ये हर एक फंक्शन को टैप करता है। फिर नेक्स्ट है एन ऑनगोइंग प्रोसीजर। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज एन ऑनगोइंग वन दैट नेवर कम्स टू कंक्लूजन। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्स्टेंट विजिलेंस एंड एक्यूट अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन। मतलब ये एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखो स्टाफिंग का प्रोसेस जो है रिक्रूटिंग का, वो क्या ख़त्म होने वाला है? नहीं, हर साल कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट्स होते ही रहते हैं, करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ रिटायर भी होते हैं ना, तो रिटायर होंगे तो नीचे वाले जो पोस्ट के एम्प्लॉयज़ है वो ऊपर प्रमोट होंगे, और जो नीचे जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स जो रहता है, मतलब जो कि नीचे वैकेंट पोस्ट है, फिर उस पर रिक्रूटमेंट होता है। तो एक तरीके की ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन उसमें कॉन्स्टेंट विजिलेंस होना ज़रूरी है, ठीक से उसका ध्यान रख के अवेयरनेस करके कि वो प्रोसेस ठीक से हो रहा है या नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। दिस हेल्प्स employees to reach their full potential so that they can experience to the greatest amount of satisfaction from the work they do. It fosters an environment in which workers are willing to collaborate voluntarily towards accomplishment of organization stated objectives. तो मतलब ये क्या करता है कि जो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ है वो अपने फुल पोटेंशियल से अपना बेस्ट दे के काम करें, और थ्रू इट वो खुद से भी सेटिस्फाइड हो और ऑर्गेनाइजेशन से भी कि हाँ उन्होंने बेस्ट दिया। तो एक तरीके का ये वर्किंग एनवायरनमेंट भी फॉस्टर करता है।
फोकस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू अचीव गोल्स, ठीक है। Staffing is concerned with employees in both their individual and group capabilities in order to achieve goals. It creates appropriate organizational framework. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है आपको कि ये जो स्टाफिंग का प्रोसेस है वो ना कि सिर्फ इंडिविजुअल्स पे लेकिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे भी फोकस करता है कि अगर कोई सपोज कोई टीम वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, उनको एक टीम गोल भी होता है, इंडिविजुअल गोल भी होता है और टीम गोल भी होता है कि सपोज जैसे कि अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हो तो वो ब्रांच का कुछ टारगेट रहेगा कि मंथली या एनुअली इतना आपको बिजनेस लाना है, ठीक है, मतलब जो लोन विन एडवांस थ्रू विच, तो ये सभी चीज़ें, तो ये क्या होता है, एक टीम गोल भी रहता है, ग्रुप गोल भी रहता है और इंडिविजुअल भी रहता है, तो स्टाफिंग उसी पे भी फोकस करता है। फिर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द प्रोडक्टिव वर्क, एक तरीके का अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है ताकि वर्किंग एटमॉस्फेयर, इट मेक्स फॉर एन एटमॉस्फेयर दैट इज़ नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली प्लीजेंट टू बी इन वाइल एट वर्क। मतलब एक ऐसा प्रोडक्टिव वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्रिएट करो वर्किंग एनवायरनमेंट की जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को आके काम करने में मज़ा आए, उनको अच्छा लगे, वो एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर वहाँ पे हो, ना कि वो वहाँ पे सिर्फ फिजिकली आके बोरिंग काम करते रहे कर रहे लेकिन वहाँ पे उनका बस दिल नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा प्लीजेंट एनवायरनमेंट हो, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो पूरे मन से पूरे दिल से अच्छे से हैप्पीली वो काम कर पाए, ठीक है। तो ये भी आता है नेचर ऑफ स्टाफिंग में। नेक्स्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी कैरेक्टर। स्टाफिंग इज अ फील्ड दैट इज ओरिएंटेड टू सोशल साइंस। इट इनकॉर्पोरेट्स theories and ideas derived from the variety of academic fields including sociology, anthropology, management and psychology. In addition to this, it has taken some ideas from behavioral science, ठीक है। behavioral science से भी ये आइडिया लेता है, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने HR सब्जेक्ट लिया है या जो बच्चे HR वाला सब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो ये आपको उसमें आएगा बिहेवियरल साइंस टर्म, ठीक है। इसके रिगार्डिंग चैप्टर है उसमें, ठीक है, कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को आप एनालाइज करके जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो रिक्रूटमेंट होता है ना, उसमें आप वो कैसे ह्यूमन बिहेवियरल साइंस को स्टडी करके अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन का नेचर कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, चाहे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, उसका सोशल बैकग्राउंड हो, फिर उसका लर्निंग का स्किल है क्या, मतलब इज ही और शी इज़ विलिंग टू डू द वर्क, ठीक है। तो इट माइट बी द थॉट ऑफ एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, तो आप इसे ह्यूमन इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो। मतलब एक तरीके का ये साइकोलॉजी टाइप ऑफ हो जाता है, मतलब जो पर्सन को आप रिक्रूट कर रहे हो ना, वो पोस्ट के लिए सूटेबल है या नहीं, वो आप कैसे जज करोगे, ठीक है। तो उसके जो अलग अलग बिहेवियरल साइंस है ना, उसको लेके आप उसको जज करोगे, मतलब उसको अंडरस्टैंड करोगे कि वेदर दिस पर्सन इज राइट फॉर दिस पोस्ट और नॉट, ठीक है। तो इसीलिए इसे मल्टीडिसिप्लिनरी कैरेक्टर भी बोला है। An essential component of general management. The hiring and firing of employees are essential for the general management. It is essential aspect of responsibility of each lines of manager. Effective people administration skills are required to each member of management group from the most senior member on down. It is helpful to other functional areas of management and provides support for them. तो बेसिकली जनरल मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से उनका हायरिंग करो और फायरिंग, मतलब अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे तो यू कैन फायर ऑल्सो देम, ठीक है, क्योंकि फ्री का सैलरी तो नहीं देना है, राइट। अगर उनको रिक्रूट किया है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ठीक से काम करे, ठीक है, दे आर बाउंड टू वर्क प्रॉपरली, ओके। नेक्स्ट है द ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो ये जो स्टाफिंग है ये एक तरीके का आर्ट और साइंस का ब्लेंड है। द प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज इज ग्राउंडेड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो मैंने अभी बोला कि न्यू एम्प्लॉय को अगर आप हायर कर रहे हो तो आप बेसिकली उनका सभी क्वालिटी देख रहे हो, ठीक है, आप उनका मेंटल एबिलिटी भी देख रहे हो और सभी चीज़ें। जब आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो वहाँ पे आपके सभी एस्पेक्ट्स, पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स भी चेक किए जाते हैं, ठीक है, आपका बिहेवियरल साइंस सभी चीज़ें। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज मेड अप ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स। इट ऑल्सो art because it is also an art because it requires ability to interact with different type of individuals, because it handles employees and finds solution to their problems in a methodical manner. It is considered as one of the creative arts. It is considered as a management philosophy because of its emphasis on the dignity and worth of individual human beings, okay। तो बेसिकली ये एक तरीके का आर्ट और साइंस का ब्लेंड क्यों बोला है यहाँ पे, तो आप बेसिकली ह्यूमन इंजीनियरिंग करोगे, मतलब पर्सन्स का हायरिंग करोगे, उनका बिहेवियर्स को ऑर्गेनाइज समझोगे, उनका नॉलेज कैसा है, फिर उनकी एबिलिटीज़ चेक करोगे कि वो कौन से पोस्ट के लिए सूटेबल है, ठीक है,
उसके बाद में एक फिलोसॉफिकल टाइप में ये आ जाता है, तो इसीलिए इसको ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द नेचर ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 10 ऐसे पॉइंट्स थे नेचर ऑफ स्टाफिंग के। वही चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, वही चीज़ें हैं, बेस तो सेम है कि क्या क्या चीज़ें आती है, बस उसमें डिटेल एक एक पॉइंट में जाके हम समझ रहे हैं कि कौन से पॉइंट में क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग क्या होते हैं। द फॉलोइंग फैक्ट्स क्लियरली ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फंक्शंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स देखिए क्या है। फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट विद ह्यूमन बींग्स। द इंटरैक्शन दैट staffing has with living individuals is the first and most crucial aspects of staffing. This indicates that in contrast to planning and organizing, it is not merely a matter of filling out paperwork, but rather it entails the nomination of qualified individuals to the variety of jobs. मतलब समझिए कि यहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इंटरैक्शन उनका एक दूसरे से और मैनेजर से कैसा है। यहाँ पे जो स्टाफिंग में ना कि सिर्फ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आता है, मतलब जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इसके पहले के जो चैप्टर्स थे मैनेजमेंट के, उसमें से ये कॉन्ट्रास्ट करता है, उसको एक तरीके को अपोज करता है। कैसे? ये ना कि सिर्फ पेपर वर्क पे फोकस करता है, बल्कि ये एक तरीके का नॉमिनेशन को फोकस करता है, नॉमिनेशन ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू द वैरायटी ऑफ जॉब्स। तो अलग अलग जॉब्स के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करना, उनके क्वालिटीज़ को देख के। तो ना कि ये सिर्फ पेपर वर्क पे फोकस करता है जो जैसे कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते थे, बट ये रियलिटी में एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करता है। प्लानिंग डिटरमाइंस नॉट ओनली व्हाट वर्क इज़ टू बी डन, बट ऑल्सो व्हेन, हाउ एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। तो प्लानिंग ना कि सिर्फ क्या काम करना है, बट कब करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है वो काम, ये सभी चीज़ें पे प्लानिंग फोकस करता था। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग किस पे फोकस करता था? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल चार्ट्स। तो जो आप प्लान कर रहे हो उसको आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट में दिखा के कैसे उसका वर्किंग होगा, वो भी एक तरीके का प्लानिंग का ही आगे का स्टेप था कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर चार्ट्स बनाओ और एनालाइज करो। फिर ये तीसरा जो था, जो स्टाफिंग का फंक्शन है, उसमें क्या बता रहे हैं कि कॉम्पिटेंट पीपल आर पिक्ड and are provided training while keeping in mind the importance of role. This process does not only simply involve doing paperwork. ये सिर्फ ना कि सिर्फ पेपर वर्क पे फोकस करे, लेकिन ये एक्चुअली में जो प्रोसेस चलता है उस पर फोकस करता है, एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। All the operations that are carried out to complete this task involve dealing with human beings in some capacity, whether it be recruitment, selection, training and promotion. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टाफिंग ना कि सिर्फ जो पहले के प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस थे वो जो कि सिर्फ पेपर वर्क पे फोकस थे, यहाँ पे वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन पे आता है। क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को आप जॉब दोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका रिक्रूटमेंट करोगे, फिर उनका डेवलपमेंट करोगे, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो मैंने रेड कलर से ब्रैकेट बनाई है, जो अंडरलाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि प्लानिंग क्या करता था कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किसे करवाना है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या किस पे फोकस करता था, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स पे, लेकिन स्टाफिंग एक्चुअली एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। फिर सेकेंड फीचर है स्टाफिंग का डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन। द फैक्ट दैट स्टाफिंग इज सीन एज अ सेपरेट मैनेजरियल जॉब इज द सेकेंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। स्टाफिंग एक सेकेंड इंपॉर्टेंट जॉब माना जाता है एक मैनेजर के लिए, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो किसे करना है, मैनेजर को ही तो करा के लेना है ये सभी चीज़ें, ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, स्टाफिंग, डेवलपमेंट। ठीक है, और सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन इंडिकेट्स दैट रादर दैन बीइंग अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ अदर फंक्शन, इट इज़ इन फैक्ट द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ इट्स ओन। तो स्टाफिंग को आप एक मैनेजमेंट का फंक्शन के तौर पे देखने से अच्छा आप इसे एक खुद ही अलग फंक्शन के तौर पे देखो। क्यों? क्योंकि ये अलग ही फंक्शन है, क्योंकि ये एक अलग तरीके का जॉब ही माना जाता है जो एक मैनेजर को करना है, सेकेंड सिग्निफिकेंट जॉब। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली significant function of its own, which staffing. The other categories of managerial functions such as planning, organizing, leading, यही सब बोला है आपको कि ये सभी चीज़ें उसमें आती है, लेकिन ये एक तरीके का अपने आप में ही फंक्शन है। इंस्टेड आप इसे किसी और
बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन मानने से अच्छा। तीसरा है द नेसेसरी एक्टिविटी ऑफ एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। तो द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज क्रिटिकल एट एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। फॉर इंस्टेंस अपॉइंटिंग जनरल मैनेजर इज वन वे इन विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुलफिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफिंग। तो जनरल मैनेजर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो जनरल मैनेजर को रिक्रूट करते हैं। द स्टाफिंग रोल कैरिड आउट बाय जनरल मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग डिपार्टमेंटल मैनेजर। जनरल मैनेजर किसे अपॉइंट करते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर को। डिपार्टमेंटल मैनेजर इन टर्न किसे अपॉइंट करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दिस फंक्शन बाय अपॉइंटिंग देयर सबऑर्डिनेट्स। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर उनके सबऑर्डिनेट्स को रिक्रूट करते हैं। ये स्टाफिंग का जो फंक्शन है, ना कि सिर्फ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इन दिस, मतलब ये पॉइंट एक तरीके का क्लैरिफाई करता है, द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट एब्सॉल्व दिस रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स ऑफ देयर ड्यूटी टू परफॉर्म देयर वाइटली इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो चाहे अलग HR डिपार्टमेंट हो, लेकिन जब कोई भी डिपार्टमेंट में कोई पर्सन अगर रिक्रूट होता है तो उसके जो इमीडिएट अबाव लेवल का जो मैनेजर है ना, या अबाव लेवल का जो भी ऑफिसर है, कंसर्न अथॉरिटी है, उसका जिम्मेदारी होता है कि उसके अंडर नीचे जो भी पर्सन रिक्रूट हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, उसे वो काम सब सिखाना, उसे ठीक से ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना। तो ज़रूरी नहीं है कि अलग डिपार्टमेंट है तो बाकी के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर फ्री, ऐसा नहीं होता। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज डन विद द इंटेंशन ऑफ इंसिस्टिंग मैनेजर्स at all levels in the performance of staffing responsibilities that are assigned to them। तो बेसिकली हर एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने नीचे काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ठीक से उनको ट्रेनिंग दे, उनको सिखाए, उनका डेवलपमेंट देखे, उनका परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करे। इट इज़ एसेंशियल टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट मैनेजर्स इन चार्ज आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग डिसीजंस दैट आर मेड। तो बेसिकली जो मैनेजर्स इन चार्ज हैं वो एट द एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हायरिंग डिसीजंस कैसे लिए जाए, ठीक है, किसे सिलेक्शन देना है एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, तो ये है नेसेसरी एक्टिविटी एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। तो स्टाफिंग मैनेजर लेवल की एक नेसेसरी एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सैलिएंट फीचर है स्टाफिंग का एसोसिएटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंस स्टाफिंग इन्वॉल्व्स ह्यूमन बींग्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। The social responsibility that comes along with this role is born out of the fact that it is related to the human beings. For the managers to fulfill this role, they need to exercise caution and maintain objectivity while they move through the various ancillary functions such as recruitment, selection, promotion and so on। मतलब क्या है, देखिए, जो हम ये स्टाफिंग का फंक्शन करने वाले हैं उसमें हम किसे फोकस कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स को ना, ठीक है, एक इंडिविजुअल जिसे हम रिक्रूट करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक तरीके का सोशल एनिमल है। मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास अलग अलग टाइप के लोग हैं जिनसे हम डे टू डे लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं। अगर आप घर में रहते हो तो आपके घर में रिलेशंस है, ठीक है, आपके रिश्ते होते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ वर्किंग रिलेशंस होते हैं। तो ये सभी चीज़ें, तो एक तरीके का जब आप स्टाफिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो ये मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कॉशन के साथ और अच्छे से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस है या उनका एक दूसरे के साथ जो सोशल रिलेशंस है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए ये जो रिक्रूटमेंट का फंक्शन है वो कंप्लीट करे, ठीक है, जो स्टाफिंग का फंक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The enterprise internal and external environments both have an impact on the performance of the personal development। जो एंटरप्राइज का, जो बिजनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के आउटर एनवायरनमेंट हो, ठीक है, तो वो दोनों इफेक्ट करता है पर्सनल डिपार्टमेंट, मतलब जो पर्सन उसमें काम करे एम्प्लॉयज़ उनके परफॉर्मेंस पे। द प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड सो ऑन आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉय रिलेटेड पॉलिसीज़। तो एम्प्लॉय रिलेटेड कौन सी पॉलिसी है? प्रमोशन पॉलिसी, अगर किसी को हायर कैरियर में जाना है। डिमोशन पॉलिसी, अगर किसी एम्प्लॉय को हायर कैरियर से लोअर कैरियर में अपना डेजिग्नेशन चेंज करना है। ट्रांसफ़र पॉलिसी, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफ़र चाहिए या ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ये सभी एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज में आते हैं। तो ये एक तरीके का एंटरप्राइज का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट बताता है कि उसके इंटरनल पॉलिसीज़ क्या क्या होने चाहिए। If the vacant roles are going to be filled by the promotion as a matter of company policy, then
एम्प्लॉयज़ हु आर करेंटली वर्किंग फॉर अ कंपनी विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेन हायर पोस्ट, वाइल पर्सन्स हु कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंपनी विल ओनली बी अपॉइंटेड टू द लोअर पोस्ट। ऑब्वियसली देखिए, मतलब अभी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन करवाना है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से या कुछ पर्टिकुलर समय से काम कर रहे हैं, तो वो पहले एलिजिबल होते हैं वो प्रमोशन के लिए, एज़ कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉय जो न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली न्यू एम्प्लॉय को लोअर पोस्ट में प्लेस करेंगे, डायरेक्टली उनको अपर स्केल में प्लेस नहीं करेंगे जब तक उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है लोअर पोस्ट में वही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, ठीक है। तो फिर ये भी एक तरीके का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाता है, ठीक है। जो बाहर से रिक्रूटमेंट होता है तो वो लोअर पोस्ट पे पहले होगा। When viewed in this light, the function of staffing is indeed impacting the internal policy of the business. The policies of educational environment are the two components of the external environment that firm is subject to. तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है, आपका जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, बैंक है, वो चालू रखने के लिए, और क्या क्या एजुकेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट, ठीक है, या रेगुलेटर डिसाइड करता है। तो ये सभी चीज़ें आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना है और उसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स पॉलिसी को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी लगेगी। अलाउड नहीं है जो भी नॉर्म्स रेगुलेटर्स ने सेट की है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंक के रिगार्डिंग बात करो तो जो आरबीआई, ठीक है, जो आरबीआई रेगुलेशन सेट कर रहा है, ठीक है, जो एक्ट्स है, जो ऑलरेडी हम, जैसे कि आप बीआरबीएल में अपने पढ़े होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो हम देखेंगे ही आगे कि कौन से लॉज है जो कि बैंक ने फॉलो करने हैं, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशंस। तो ये सभी चीज़ें अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो ठीक से चलेगी नहीं कंपनी, बैंक, ठीक है। तो ये आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ये फैक्टर्स इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं या एक्सटर्नल में, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, फॉर द कंपनी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और जो कि कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज़ है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, जो कि उनके एम्प्लॉयज़ ने फॉलो करने हैं, या वहाँ पर वर्किंग कल्चर कैसा होगा, उनके मैनेजमेंट में कुछ गाइडलाइंस सेट किए हैं। तो ये सभी चीज़ें आती है कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे इम्पॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। डोंट वरी, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको जो मेन कीवर्ड है याद रखो, और जो मैंने आपको स्टार मार्क किया है या जो रेड पेन से ब्रैकेट किया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार सिर्फ रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फैसेट्स ऑफ स्टाफिंग क्या होता है। देखिए, देयर आर 3 प्राइमरी फैसेट्स ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट मेन टाइप्स है स्टाफिंग के, देखो, पहले तो होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस दैट सीक्स टू अट्रैक्ट बिगर नंबर ऑफ पीपल विद आइडियल प्रोफाइल्स टू अप्लाई फॉर द पोजीशंस दैट आर एम्प्टी इन द बिजनेस। तो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, जो बिजनेस के अंदर, जो कंपनी के अंदर जो वेकेंट पोस्ट है ना, उसको फिल करना है, ठीक है। बिगर नंबर ऑफ पीपल को उसे अट्रैक्ट करना है कि आप वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लो। अगर एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, एक दूसरे के साथ compete करो, अपने मेंटल एबिलिटी, अपना पोटेंशियल वहाँ पे दिखाओ, वो एग्ज़ाम या वो इंटरव्यू क्रैक करो और सिलेक्शन ले लो। तो ये आता है रिक्रूटमेंट के अंडर। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ अ प्रोसीजर दैट एलिमिनेट्स कैंडिडेट्स by carefully reviewing their applications and choosing those who are the best fit for the open positions. The selection process is different from the recruitment process in that it rejects the application. मतलब देखिए, सिलेक्शन क्या होता है कि कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे कैंडिडेट्स में से आपको कुछ गिने चुने सेलेक्ट करना है फॉर दैट पोस्ट, और बाकी के जो एलिजिबल नहीं है या जो आपके जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन उसमें नहीं बैठ रहे हैं उसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। तीसरा है फैसेट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ अनदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी दैट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ नॉलेज, एबिलिटी एज वेल एज देयर कैपेसिटी टू डू देयर जॉब्स मोर इफेक्टिवली। तो मतलब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को आपने सेलेक्ट किया है उनका नॉलेज आपको इम्प्रूव करना है, उनको नॉलेज देना है, उनकी एबिलिटीज़ आपको इम्प्रूव करनी है, एबिलिटीज़ को आपको बूस्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है और उनकी कैपेसिटी एक तरीके से बढ़ानी है ताकि वो बेस्ट वे में अपना बेस्ट देके ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैसेट्स है स्टाफिंग के। आपको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ स्टाफिंग स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। आगे भी यही सब दिया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग।
क्या इम्पॉर्टेंट है स्टाफिंग का, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ये हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग वाला टॉपिक देखेंगे और फिर ये लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है स्टाफिंग। फाइंडिंग अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स फॉर ओपन पोजिशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की is responsibility for staffing department, because human resources is what people company to greater heights. It is imperative for the management to ensure that they have appropriate kind of personnel in place. This is important. This is the most fundamental and important job of management. तो basically मैं वही बार बार वो उन्होंने वही चीज़ें बार बार रिपीट की है अलग अलग पॉइंट का। मैंने क्या बोला, बेस तो वही है, सिर्फ उसमें हर एक पॉइंट में हम डिटेल में जाके कुछ माइन्यूट फैक्ट्स को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग के अंडर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो पोजीशंस है, ओपन पोजीशंस है, उसमें करेक्ट लोगों को रिक्रूट करो। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएटली वो प्रोसीजर कंप्लीट करो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में अगर करेक्ट लोग नहीं रहेंगे काम करने के लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, इन पास्ट स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग इंडिविजुअल टू गेट थिंग्स डन. However, as a result of rapid changes that have taken place in the corporate environment, staffing takes on a higher role as a management function. ठीक है, मतलब पहले स्टाफिंग को क्या मानते थे कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करो काम करने के लिए, लेकिन अभी इतने चेंजेस हुए, इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडस्ट्री में कि इसे एक तरीके का कॉरपोरेट फंक्शन माना जाता है. स्टाफिंग मस्ट अपॉइंट पीपल हु not only have specialized knowledge but also have the appropriate attitude, aptitude, commitment and sense of loyalty for the organization in order to keep up with the continuously advancing technology, changing human behavior, growing size of the business. इसका मतलब है कि स्टाफिंग एक तरीके का ना कि सिर्फ स्पेशल नॉलेज होने वाले लोगों को अपॉइंट करना, बल्कि ऐसे लोग जिनका करेक्ट एटीट्यूड हो, जिनका करेक्ट एप्टीट्यूड हो, जिनकी कमिटमेंट हो और उनकी सेंस ऑफ लॉयल्टी हो वो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स काम करने की, ताकि वो जो कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंजेस, जो ह्यूमन बिहेवियर में भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सभी को अडॉप्ट करके उसमें से सक्सेसफुली आगे बढ़ के जो बिज़नेस का ग्रोइंग साइज़ है, ठीक है, उसे वो अडॉप्ट करके अपना बेस्ट देके काम करें. तो यही सभी चीज़ें आती है स्टाफिंग के अंदर. ओके, दिस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर स्टाफिंग टू बी इफेक्टिव. द कैलिबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्कफोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपनीज लेवल ऑफ सक्सेस. तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो वर्कफोर्स है उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि कंपनी सक्सेसफुल होगी या नहीं. Thus, staffing is an important managerial function and its function can be further explained as. तो आगे आपको मैनेज जो स्टाफिंग है उसके अलग अलग फंक्शंस दिए हैं. तो ये ऊपर का जो पैराग्राफ है यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें आती है. ठीक है, स्पेशलाइज नॉलेज होने वाले लोग ही नहीं बल्कि करेक्ट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कमिटमेंट और लॉयल्टी होना चाहिए. ओके, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट और फंक्शंस है स्टाफिंग के. पहला है रिकॉग्नाइजेस कॉम्पिटेंट स्टाफ. द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स needed to fill position in an organizational structure and assigning those positions to the appropriate individuals is referred to as staffing. ठीक है, वही बोला है कि जो भी वेकेंट पोजीशंस है उसको करेक्ट लोगों से फिल करो. ठीक है, उसको स्टाफिंग कहते हैं. इट मेक्स सर्टन दैट ओनली दोज इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी स्किल्स आर हायर्ड. ठीक है, तो ऐसे ही इंडिविजुअल जिनके पास वो इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्किल है काम करने के लिए उन्हीं को हायर किया जाएगा. नेक्स्ट है, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है. फॉर इंस्टेंस द HR हेड ऑफ योर कंपनी आइडेंटिफाइज द डिपार्टमेंट दैट आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ एट वेरियस लेवल्स और फिर उनको यहाँ पे रिक्रूट करो. सेकेंड फंक्शन है स्टाफिंग का एनहांसमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस. वेन बिजनेस पुट द राइट पीपल in the right charge of right jobs, they are able to use their physical resources in the most effective way possible, which ultimately results in the increased productivity, enhanced efficiency and enhanced performance. तो जब
कोई भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में करेक्ट लोगों को करेक्ट जगह पे आप पोस्ट करते हो, तो वहाँ पे आप जो भी फिजिकल रिसोर्सेस है, चाहे मशीनरी हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो, तो ये सभी को एक इफेक्टिव वे में आप उसे यूटिलाइज करते हो। क्योंकि जो बाकी के फिजिकल रिसोर्सेस है ना, उसमें काम कौन करेगा बैठ के? ऑब्वियसली ह्यूमन ही तो करेंगे, एम्प्लॉयज़ तो करेंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ अचीविंग बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, द परचेज डिपार्टमेंट शुड ओनली अपॉइंट पर्सन्स who have integrity, understand the material and the capital goods acquisition procedures and have knowledge about the industry and supplies। तो परचेज डिपार्टमेंट को ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जिनके पास कैपिटल गुड एक्विजिशन का प्रोसीजर हो, जिनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज हो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, सप्लायर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही लोग वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है ऑनगोइंग कैपेबिलिटी फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज़ that are done करेक्टली कीपिंग मैनेजर्स अप टू द डेट, ठीक है। तो जो कि लोग आप रिक्रूट कर रहे हो उनका अच्छे से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना, ठीक है, जो कि करेक्टली मैनेजर्स को अप टू डेट रिपोर्ट करें। द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस सर्वाइवल एंड द एक्सपांशन कैन बी एंश्योर्ड बाय कंडक्टिंग सक्सेशन प्लानिंग फॉर द मैनेजरल पोजिशन। ये भी जिन जिन लोगों ने HRM सब्जेक्ट लिया है एज अ इलेक्टिव, उनको ये टॉपिक वहाँ पे आएगा। सक्सेशन प्लानिंग हम देखते हैं क्या है। देखिए, तो बिजनेस कंटिन्यू कैसे हो सकता है? जब आप करेक्ट वे में उसका सक्सेशन प्लानिंग करो। मतलब देखो, सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि आगे, नेक्स्ट, आगे आने वाला। तो सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर मैनेजर है या पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, समझ लो मैनेजर ही है, वो अपने उसका ट्रांसफ़र होने वाला है या वो रिटायर होने वाला है, तो उसे अपने जो काम है वो किसी और को हैंड ओवर करना पड़ेगा ताकि वो जो टेबल है, जो टेबल का काम है वो चालू रहे। तो जब वो एम्प्लॉई अगर सपोज रिटायर होने वाला है, तो ऐसे किसी कैपेबल पर्सन को उसे अपना टेबल हैंड ओवर करना है जो उसके लायक हो, वो जगह काम करने के लिए वो कैपेबल हो। लायक हो बोलने से अच्छा उसके लिए वो कैपेबल हो। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉई के पास वो स्किल है, अगर कोई टेबल ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, जो कि बहुत हैवी है, जहाँ पे ऐसा पर्सन बंदा चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल इंटेलेक्चुअल लेवल से थिंक कर सकता हो, तो उसे रिटायरमेंट के बाद जब वो अपना टेबल किसी को हैंडओवर करेगा, तो ऑब्वियसली वो पर्सन या वो मैनेजर ऐसा ही एम्प्लॉय ढूंढेगा जो उसके लिए कैपेबल हो, वो टेबल हैंडल करने के लिए वो काम कर सके। तो वो सक्सेसफुली अपने बाद अपना टेबल हैंडओवर करने के लिए एक कैपेबल पर्सन ढूंढ के उसको वो हैंडल करेगा, ठीक है। ये डिसीजन, इसी को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स। अभी आपका जो HR का पेपर आया था इलेक्टिव का, उसमें इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था सक्सेशन प्लानिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके ABFM में भी नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। तो स्टाफिंग के अंदर सक्सेशन प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, whenever there is a change in the systems, procedures and the technology used by the company or organization is restructured, staff needs to be trained, educated so that they are aware of the organization's notifications, ठीक है, आर एबल टू इनकॉर्पोरेट इनटू देयर वर्किंग। तो बेसिकली देखो, मॉडिफिकेशंस मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो जो स्टाफ है उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए कि जो भी मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं, जैसे कि अभी अगर सपोज कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर होने वाला है, ओके, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक दूसरी पेरेंट कंपनी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करने वाली है, तो वो जिससे टेक ओवर करेगी, ऑब्वियसली वो जो कंपनी है जिसे टेक ओवर किया जाएगा, उसे वो नए मैनेजमेंट के रूल्स को समझना है, वो मॉडिफिकेशंस को के रिगार्डिंग अवेयर रहना है, और अगर कुछ नए रूल्स है, कुछ नया वर्किंग स्ट्रक्चर होगा, तो उससे अडॉप्ट करना है। तो बेसिकली यही आता है कैपेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट के अंदर, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करना है, चाहे उसमें डेवलपमेंट्स हो, चाहे उसमें मॉडिफिकेशंस हो, चाहे सक्सेशन प्लानिंग करना पड़े, अपना टेबल किसी और को देना है, ठीक है, हैंड ओवर करना है, मे बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र, मे बी ड्यू टू द पोस्टिंग एट अदर प्लेस, मे बी ड्यू टू द रिटायरमेंट। सक्सेशन प्लानिंग के कई सारे रीजंस हो सकते हैं।
फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है द ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट समझिए क्या है। द नीड्स फॉर द वर्क फोर्स आर डिटरमाइंड ड्यूरिंग द स्टाफिंग प्रोसेस एंड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल आर प्लान अकॉर्डिंगली। This ensures that there are sufficient personnel available to avoid underutilization of workers or disruptions to the work caused by inadequate staffing levels। मतलब क्या है कि जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो जितने भी वर्कफोर्स आपने अपॉइंट किए हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़, मेक श्योर उनका अच्छे से यूटिलाइज हो, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट अपना दे, काम करे जितना उनका कैपेसिटी है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब जितना उनका कैपेसिटी है वो उतना काम नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, काम का डिस्ट्रप्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट स्टाफिंग लेवल हो रहा है, मतलब लग रहा है कि स्टाफ का शॉर्टेज है, लेकिन वो स्टाफ का शॉर्टेज नहीं है, स्टाफ तो सफिशिएंट होता है, लेकिन जो स्टाफ ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना उनको काम करना है उसके हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इसे कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर बाय कॉजिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क्स, कॉजिंग इनएडिक्वेट स्टाफिंग लेवल। तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑप्टिमली बेस्ट वे में उनको यूटिलाइज करना है, वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना है, उनको अपना बेस्ट काम करना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ देयर आर इनफ टीचर्स वर्किंग एट ईच डिपार्टमेंट देन ईच इंडिविजुअल क्लास विल हैव टू हैव अ टीचर असाइन टू इट। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्कूल है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर सफिशिएंट टीचर्स है तो उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आप अपॉइंट कर दो एज पर देयर एक्सपर्टाइज और फिर उनको उसके हिसाब से अपने लेक्चर्स डिवाइड करने हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द पॉजिटिव मोरल। स्टाफिंग रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू of its employees' contribution and expresses gratitude and appreciation for those contributes through ongoing performance reviews and evaluations. The contentment and the moral of workforce are maintained in this way. तो बेसिकली जब आप सक्सेसफुली स्टाफिंग करते हो, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट देते हैं, तो ये एक तरीके का एम्प्लॉयज़ के अंदर सेटिस्फैक्शन भी क्रिएट होता है, वर्क सेटिस्फैक्शन कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। और अगर उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छे से उनका रिव्यू दे दे, उनको रिवॉर्ड दे दे या उनको एप्रिसिएशन दे दे, तो एक तरीके का उनके मन में जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाता है, एक पॉजिटिव मोरल बिल्ड होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग बिल्ड होती है कि हाँ, हम जितना काम कर रहे हैं उतना ही हमको रिवॉर्ड, पॉजिटिव हमें एप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, ये कैसे होगा, जब आप उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला फंक्शन रहता है ना HRMS में, ठीक है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्स के जो आपका सॉफ्टवेयर रहता है उसके अंदर, तो उसके अंदर यही सब चीज़ें देखी जाती है कि आपका परफॉर्मेंस कितना है। ठीक है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, फिर उसके हिसाब से जिसके अगर जो हायर लेवल में काम करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से उनको एक तरीके का अप्रिसिएशन दिया जाता है। ठीक है, For instance, after the financial year is closed, a company might plan evaluations for its individual employees in order to select an employee of the year. तो सपोज ये प्लान एक कंपनी प्लान कर सकती है कि उनके परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के बाद जिसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आप अवार्ड कर सकते हो। ठीक है, दिस नॉट ओनली रिवॉर्ड्स द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय विद द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन but also encourages other workers to work more diligently। तो ये जो रिवार्ड देते हैं ये ना कि सिर्फ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करता है बल्कि अलग लोगों को, दूसरे लोगों को भी इंकरेज करता है कि नेक्स्ट टाइम वो भी ज़्यादा बेस्ट काम करके वो रिवॉर्ड हासिल करे। ठीक है, You might also notice that managing director of your company was a junior manager at one point in his career and as a appreciation of his hard work he has been elevated to the position। तो मतलब आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी में अभी जो MD है वो एक टाइम पे कोई जूनियर मैनेजर रहा होगा, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट काम से उसको अप्रिसिएशन मिलके अभी वो यहाँ तक एलिवेट हो गया, मतलब उसका प्रमोशन मिलके वो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल तक पहुँच गया है। ठीक है, it is necessary for the success and growth of an organization that positions in the organization structures be filled at the right time with the right number and the right kind of people to be successful in growing organization। तो growing organization के लिए important क्या है, सक्सेस एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट टाइम पे राइट लोग, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट नंबर ऑफ पीपल चाहिए राइट जगह पे। ठीक है, पीपल हु आरंट क्वालिफाइड टू डू देयर जॉब्स
विल कॉज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। तो ऐसे लोग जो कि वो जॉब के लिए बेस्ट क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे अगर लोगों को एम्प्लॉय करते हैं स्टाफिंग के फंक्शन के अंडर रिक्रूटमेंट में, तो वो प्रॉब्लम क्या होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो बंदा काम ही ठीक से नहीं करेगा या करेगी। टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपने जितना टाइम रिक्रूटमेंट में दिया है तो उससे जगह अगर कोई और ऐसा पर्सन जो कि मोर क्वालिफाइड होता तो वो ज़्यादा अच्छा काम करके बिजनेस ग्रो करता ना, कंपनी का प्रॉफिट बना के देता। एनर्जी वेस्ट हो जाती है, एफर्ट्स वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर करेक्ट स्टाफ है तो ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कोई भी बिजनेस ग्रो करेगा। अगर करेक्ट स्टाफ नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगा। अपॉइंटिंग इंडिविजुअल्स हु हैव नेसेसरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज नेसेसरी टू मेक मोस्ट ऑफ द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो आप अपने कंपनी के जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट इंडिविजुअल्स को विथ नेसेसरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है देन ऑल्सो ओके, बट उनके पास करेक्ट नॉलेज होना चाहिए एंड दे शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स, दे शुड बी हार्ड वर्किंग, दे शुड बी अडॉप्टिव टू द न्यू चेंजेस, टू द न्यू थिंग्स टू लर्न, ठीक है। देन accomplish the highest possible level of productivity and produce products or provide services of high quality. Training should be provided to the workers to enable them to adjust to the shifting conditions in the workplace, ठीक है। It is necessary to provide suitable compensation and incentives for reaching one's goals to maintain fulfill employment, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग ज़रूरी है, एक बार आप उनको रिक्रूट कर दो, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे दो, ठीक है। फिर उनको अच्छे से इंसेंटिव दे दो, कॉम्पेंसेशन दे दो अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एक कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट को दिखाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस स्टाफिंग के, ठीक है। आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं और जितने मैंने हाईलाइट किए हैं रेड पेन से वो आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ने हैं बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये सेशन एंड करते हैं स्टूडेंट्स। इसके आगे वाले जो पार्ट्स हैं जिसमें हम और कई इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टाफिंग क्या होता है, कौन से टाइप्स ऑफ मैनेजर्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंडक्ट करने के क्या क्या मेथड होते हैं, सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, उसके प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है। यहाँ से भी कई क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आए थे, हम आप वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि सभी को एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद हो। थैंक यू।